Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Seema Salahuddin from Shahid-e-Millat Government Degree College. इस दफ़ा आज जो हमने चैप्टर अपना उठाया है वो हमारा पिछले चैप्टर से ही रिलेट करता हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ डेप्रिसिएशन। और पिछले चैप्टर में हमने डेप्रिसिएशन के हवाले से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। सबसे पहले हमने ये देखा डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन का किस चीज़ से ताल्लुक़ है, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिससे ताल्लुक़ है। वहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि फिक्स एसेट्स टैंजिबल भी होते हैं और इनटैंजिबल भी। टैंजिबल एसेट्स का क्या कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया, और उसके बाद इनटैंजिबल एसेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया। इनटैंजिबल एसेट्स के लिए हम अमॉर्टाइजेशन का वर्ड यूज़ करते हैं और टैंजिबल एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, हमारी गैस माइंस, कोल माइंस और वो तमाम के तमाम ज़खायर जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। और वो जो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी डेप्रिशिएट किए जाते हैं, और उस डेप्रिशिएट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उनके लिए वो डिप्लेशन का वर्ड कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करंट ईयर में जो भी आप बार बार पेमेंट कर रहे हैं अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जो भी बार बार पेमेंट हो रही हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा पेमेंट हो रही हैं, साल के दौरान बहुत दफ़ा पेमेंट हो रही हैं, जैसे कि सैलरीज़, रेंट, इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें जो बार बार पे हो रही हैं, ये सारी की सारी हमारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाती हैं। जबकि वो एक्सपेंडिचर्स जो हम सिर्फ लाइफ में एक दफ़ा पे करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीद रहे हैं, कोई एसेट जो हम लॉन्ग रन हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, या आप ये कह लें कि वो हमारी पेमेंट्स जो हमें लॉन्ग रन बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं और जो हमें बार बार नहीं करनी पड़ती, सालों में एक दफ़ा पे करनी पड़ती है, लिहाजा वो तमाम हमारे एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर हमने देखा कि हमारी लिस्ट प्राइस या उसके साथ शामिल किए गए तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस, फाउंडेशन चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रेस रन कॉस्ट और इस तरह के बहुत से दूसरे किस्म के एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। वो सारे के सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट बताया कि हम कैसे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, किसी भी फिक्स्ड टैंजिबल एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आते ही आपके पास ये है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और कॉस्ट ऑफ अ ट्रक और कॉस्ट ऑफ एनी अदर थिंग, यानी कि वो चीज़ जो कि आपकी कोई फिक्स्ड एसेट्स है उसकी हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं टैंजिबल एसेट्स की। उसके लिए हमने देखा कि एक प्रोसीजर हमने देखा कि हमने कौन से डिस्काउंट लेस किए, और डिस्काउंट लेस करने के बाद कुछ एक्सपेंसेस जो कॉस्ट के अदर कॉस्ट के हवाले से थे हमारे पास, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाए, उनको हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने उसमें हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकाली। इसके बाद हमने उसकी एंट्रीज पास करना सीखी कि एंट्रीज किस तरह पास की जाती हैं। जनरल एंट्रीज कि हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं, उस हवाले से मैंने आपको बताया कि हमें इंडिविजुअल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, और डेट वाइज अगर एंट्रीज आ जाएं आपके पास तो आप डेट वाइज एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट के हवाले से मैंने जिक्र किया था आपसे कि अगर कैश डिस्काउंट अवेल किया है तो कैश की एंट्री बनेगी, लेकिन अगर लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस तक ही बात है तो अकाउंट पेबल की एंट्री से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। आज हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे पास है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन है हमारी डेप्रिसिएशन के हवाले से वो ये है कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मौजूद है कि प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट दे आर आइटम्स यू बाय टू यूज़ इन योर बिजनेस टू जनरेट इनकम मोर दैन 12 मंथ्स, यानी कि एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो आप इनकम कमाने का एक प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ होता है अपने जो बिज़नेस कर रहे होते हैं आप, इसको हम गोइंग कंसर्न भी कहते हैं। कभी भी बिज़नेस हमारा किसी एक वक्त, 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने या 1 साल के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि उसको लॉन्ग रन के लिए बनाया जाता है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विपमेंट के हवाले से, तो उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स हैव फाइंड आउट यूजफुल लाइफ, इनकी एक यूजफुल लाइफ होती है, और आप जानते हैं कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसको एट लास्ट उसको ख़त्म होना है, एक्सपायर्ड होना है, लिहाजा जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उसको सबसे पहले हमें डायग्नोस करना होता है कि कितनी यूजफुल लाइफ है इसकी। वो या तो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ होती है, और या फिर हमें जो ओनर है या जो इंजीनियर्स हैं या जो भी हमारे सप्लायर्स हैं वो हमें बताएंगे कि इसकी क्या यूजफुल लाइफ है।
लैंड इज़ एक्सेप्शनल, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था आपसे कि लैंड एक वो वाहिद फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स हैं जिसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। Depreciation is the amount computed which is spread over useful life of fixed assets. Depreciation वो अमाउंट है जिसको हम पूरी यूजफुल लाइफ, जो भी एसेट्स की यूजफुल लाइफ है, 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, उस पर स्प्रेड कर देते हैं। यानी कि वो अमाउंट जिसको हम डिवाइड कर देते हैं उसकी पूरी यूजफुल लाइफ के ऊपर, उसकी कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी पूरी यूजफुल लाइफ की। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 की कोई मशीन परचेज़ की है और 50,000 की मशीन जो आपने परचेज़ की है उसकी लाइफ आपके 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो दैट्स मीन के 10,000 हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, डिमिनिश होगी, यानी कि उसकी वैल्यू एक्सपायर्ड होती चली जाएगी। हर साल वो एसेट्स 10,000 से रिड्यूस होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये ऐसा अमाउंट है जिसको हम स्प्रेड कर देते हैं उसकी पूरी यूजफुल लाइफ पर किसी भी एसेट्स की। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स स्प्रेड ओवर यूजफुल लाइफ, और वी कैन से दैट द डेप्रिसिएशन इज एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। एक्सपायर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है, जो कभी भी वापस नहीं आ सकती। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं हम कि अगर आप एक पेन यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए और उस पेन में इंक मौजूद है, जब आप इंक यूज़ कर रहे हैं और जब इंक ख़त्म हो जाएगी तो वो वापस कभी नहीं आ सकती। उसमें या तो आप नया बॉल पॉइंट रिप्लेस करेंगे उसके लिए, या फिर उसका कोई यूज़ नहीं होगा। मतलब ये कि वो कॉस्ट जो एक्सपायर्ड हो चुकी हो, जो ख़त्म हो चुकी हो, जिसकी वैल्यू आप कभी भी वापस नहीं ला सकते, उसको हम एक्सपायर्ड कॉस्ट कहेंगे। और एक्सपायर्ड कॉस्ट मीन्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैश के अलावा मतलब कैश के एक्सपेंसेस को हम उन एक्सपेंसेस को कहते हैं जिसके अगेंस्ट में हम कैश पे कर रहे हो, जैसे कि सैलरी है हम कैश पे कर रहे हैं। या डेप्रिसिएशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें आप लिस्ट जो कैश प्राइस पे कर रहे हैं, परचेज प्राइस पे कर रहे हैं, वो भी कैश एक्सपेंस है। या फिर आप रेंट पे कर रहे हैं, वो भी कैश एक्सपेंस है। यानी कि जितनी भी चीज़ें कैश की शक्ल में पे की जा रही हैं वो सारे हमारे कैश एक्सपेंस कहलाएंगे, जबकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर यूजफुल लाइफ। दे आर, यहाँ डिफरेंट मेथड्स हैं। मैंने यहाँ वेरियस का वर्ड इस्तेमाल किया है और उसकी एक वजह यह है कि मैं ये भी कह सकती थी कि यहाँ 5 मेथड्स हैं, लेकिन मैंने वेरियस का वर्ड इसलिए अप्लाई किया या यूज़ किया यहाँ पे ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हम यहाँ पर 5 के बजाय 6 के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या आगे हम सीखेंगे जाके। अच्छा, सबसे पहला जो मेथड है, हम सेकेंड ईयर कॉमर्स के अगर हवाले से बात करें तो आपके पास जो सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ 4 मेथड को अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर्स मेथड। सम ऑफ दियर डिजिट मेथड का ताल्लुक सेकेंड ईयर कॉमर्स के सिलेबस से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सम ऑफ द डिजिट मेथड के ज़रिए से हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की, और स्ट्रेट लाइन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा ये जो मैंने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, तो मैं ये देख रही थी कि मैं जिस यानी कि डेप्रिसिएशन की चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो इतना लेंथी इसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि बहुत लंबा होता चला जाता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को उठाया है, और स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं पॉसिबल, वो सारे रिक्वायरमेंट मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन के मेथड को अप्लाई करते हुए वो आपको सिखाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आप सीखेंगे। फर्स्ट की बात अगर हम करें तो लेट्स टेक आवर प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर हाउ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कैन बी आस्क्ड इन दिस रिगार्ड। यानी कि इस हवाले से कितनी किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, यानी कि एज्यूम की भी फिगर्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ एज्यूम की फिगर्स इस तरह हमारे से हैं कि यहाँ सिर्फ मशीन की कॉस्ट मैंने ली है। ये वो कॉस्ट भी हो सकती है जो आप लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट माइनस करने के बाद इनवॉइस प्राइस, फिर कैश डिस्काउंट माइनस के बाद के कैश प्राइस, और फिर सारे आपके जितने भी अदर कॉस्ट थी उसको आपने ऐड करने के बाद नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकाली थी, ये वो कॉस्ट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ मैंने उस प्रोसेस को ख़त्म किया और यहाँ मैंने अलग से एक मशीन आपको दिखाई कि इसकी ये कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, यानी कि इसमें तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूड हुई हुई हैं। यहाँ ऐसी चीज़ कोई मेंशन नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना है आपने या कुछ चीज़ों को लेस करना है। यहाँ आपके पास कॉस्ट दी हुई है जो आपने मशीन परचेज़ की है मार्च 1, 2015 को
2 लाख रुपीज़ की एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000। स्क्रैप वैल्यू का कॉन्सेप्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिलहाल सिर्फ आप अपने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि ये क्वेश्चन क्या किस तरह से दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जहाँ सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, आपकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज़ 10 ईयर्स। यानी कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है, ये मशीन जो हमने परचेज़ की है 2 लाख की, ये कम अज़ कम तकरीबन हमारे पास 10 साल तक रन करेगी, बेहतरीन हमें परफॉर्मेंस देगी, और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये 10 ईयर्स जो है ये हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है कि शायद ये 10 साल तक हमें बहुत अच्छी तरह वर्किंग करे। द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। ये देख लिया कीजिए कि अकाउंटिंग ईयर इनका एंड्स कब हो रहा है। क्या इनका अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में क्लोज हो रहा है? अगर दिसंबर में क्लोज हो रहा है इसका मतलब है जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर जून 30 को क्लोज हो रहा है अकाउंटिंग ईयर तो इसका मतलब है जुलाई 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मार्च 31 को एंड हो रहा है तो इसका मतलब है अप्रैल 1 से ये आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। एक और अहम चीज़ यहाँ पर ये गिवन है कि यहाँ किस तारीख को ये मशीन ख़रीदी गई है। तो इस मशीन की जो परचेज प्राइस की जो आपकी डेट है उसको ज़रूर अंडरलाइन कर दिया करें कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं, जिसको आपने जहन में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। अब रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015, 2016, 2017 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। हम यहाँ फॉलोइंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सारे मेथड 1 बाई 1 करके फॉलो करेंगे, 1 बाई 1 करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज जो इस सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है स्ट्रेट लाइन के हवाले से। जो स्ट्रेट लाइन के हवाले से हमने जितने भी यहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद, यानी कि पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। Second requirement, record the adjusting entry of all 3 years in journal by each method। यानी कि जो भी मेथड आप अप्लाई करेंगे हर मेथड के ज़रिए से आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तमाम तीनों सालों की अलग अलग, 2015 की भी, 2016 की और 2017 की। थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास ये है कि रिकॉर्ड द क्लोजिंग एंट्री ऑफ ऑल 3 years बाय ईच मेथड। यानी कि क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको पास करनी है उन्हीं तीनों सालों की, हर मेथड से अलग अलग। मैं यहाँ पर ये बात और बताती चलूँ कि डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ मेंशन की भी है इन्होंने। यानी कि इन्होंने ये आपसे कहा है कि एडजस्टिंग एंट्री बनाएं फॉर आउट 3 years नहीं, बल्कि किसी 1 साल की अगर वह आपको दे दें कि रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2015 ओनली, तो आप आराम से सिर्फ 2015 की एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। और अगर वो कहें आपसे कि 2017 की एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो सिर्फ 2017 की ही रिक्वायरमेंट में आएगी। यहाँ मैं सारे ईयर्स की इसलिए बता रही हूँ कि हर साल की अलग अलग जर्नल एंट्री बनती है और उसके अमाउंट के हवाले से ही बनाई जाती है। एक और अहम बात ये कि इन जर्नल एंट्रीज़ को, ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो आप पास कर रहे हैं इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर सिंपल ये लिखा हुआ हो कि रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इन जर्नल, दैट्स मीन कि वो भी आपसे एडजस्टिंग एंट्री ही रिक्वायर्ड है। यानी कि आपसे एडजस्टिंग एंट्री ही रिक्वायरमेंट में मांगी जा रही है कि आप रिक्वायरमेंट में एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। हालांकि लिखा हुआ ये नहीं है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करें, लिखा हुआ है कि टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इन जर्नल, दैट्स मीन कि आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट में क्लोजिंग एंट्री के हवाले से भी यही सिलसिला है कि अगर आपको, यहाँ तो मैं तीनों सालों के साथ कह रही हूँ आपसे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों के तीनों साल अब एक साथ करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी कोई 1 साल भी आ सकता है, 2 साल भी आ सकते हैं और 3 साल भी के लिए भी आ सकती है। तो वो ये कह सकते हैं आपसे रिकॉर्ड द क्लोजिंग एंट्री ऑफ ऑल, रिकॉर्ड द क्लोजिंग एंट्री ऑफ 2015 ओनली। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं, प्रिपेयर अ पार्शियल बैलेंस शीट ऑफ ऑल 3 years बाय ईच मेथड सेपरेटली। अब यहाँ पार्शियल बैलेंस शीट का जिक्र है। पार्शियल बैलेंस शीट के वर्ड से तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि बैलेंस शीट का मतलब क्या है, लेकिन पार्शियल बैलेंस शीट बेसिकली उस बैलेंस शीट का जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहलाती है हमारी, उस बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा कहलाता है पार्शियल बैलेंस शीट, जो अमूमन यहाँ पर सिर्फ वो अकाउंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जिनके हवाले से ये क्वेश्चन गिवन होता है आपको। दूसरी बात ये कि पार्शियल बैलेंस शीट कभी भी इक्वल नहीं आती, तो इस हवाले से बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए कि यार ये कौन सी बैलेंस शीट आ गई है, हमने तो ये देखी नहीं है। तो यहाँ पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब ये है कि यहाँ पे वो बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा जो सिर्फ इस क्वेश्चन के हवाले से बनाया जाएगा, या उसका वो पोर्शन जो इस क्वेश्चन के हवाले से बनाया जाएगा, वो भी हर मेथड की अलग अलग बनानी है आपको और 3 years की बनानी है, और डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट में क्या आया है।
तो ज़रूरी नहीं कि वो 3 सालों की आपसे पूछ लें, वो आपसे पूछ सकते हैं कि किसी 1 साल की प्रीपेयर पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2015। वो पूछ सकते हैं आपसे कि प्रीपेयर अ पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31st एज ऑन January 31st 2017 या 16, या कोई एक ईयर वो आपसे पूछ सकते हैं। तो एक ही बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगी रिक्वायरमेंट में, ये नहीं होगा कि आपसे सारी की सारी बैलेंस शीट मांगी जाएँ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं इसको कहूँगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि बच्चे बहुत उलझते हैं इससे। लेजर अकाउंट्स, प्रीपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स क्या हैं? टी अकाउंट्स है सिंपल, और टी अकाउंट बनाने हैं आपको मशीन का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। किसके ज़रिए से? फॉर और 3 ईयर्स के स्ट्रेट लाइन मेथड से। यहाँ मैंने उस मेथड को डिस्कस कर दिया, क्योंकि जितने भी लेजर अकाउंट बनेंगे जिस मेथड से भी बनेंगे वो एक ही तरह के बनेंगे, लिहाजा मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन के हवाले से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम लेजर अकाउंट को बनाते हैं। लेजर अकाउंट या हमारे टी अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो अगर रिक्वायरमेंट में इस तरह से आ जाए कि यूज़ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का वर्ड आपको दें, स्ट्रेट लाइन मेथड का वर्ड दें आपको। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में क्या है कि दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पीरियोडिक चार्जेस और अमाउंट to expense over the estimated life of the assets. The annual depreciation is computed by the using of the following formula. इस मेथड के ज़रिए से हर साल का जो आपका बैलेंस, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलेगा वो हर साल का इक्वल निकलेगा। जैसे कि अगर हमने जिक्र किया था अभी पिछले जो डिस्क्रिप्शन हमने की अभी, कि अगर किसी एसेट की कॉस्ट 50,000 है और हमने कहा कि इसको हमने 10 ईयर्स तक इसको हमने इसकी लाइफ है, 10 ईयर्स इसकी लाइफ है और 50,000 इसका हमने परचेज़ किया है, तो इसका मतलब है 5,000 रुपीज़ इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट हुई। तो 5,000 फर्स्ट ईयर की, 5,000 सेकेंड ईयर की, 5,000 थर्ड ईयर की, 5,000 फोर्थ ईयर की, इस तरह से 5,000 का अमाउंट ही फिक्स्ड अमाउंट होगा जो हर साल डेप्रिसिएशन के हवाले से कंप्यूट किया जाएगा। तो इसीलिए इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसका फार्मूला, इसके कंप्यूट करने के लिए इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लिखा है मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन। इस फार्मूले के ज़रिए से एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। एनुअल मीन्स पूरे साल का, यानी कि आपने मशीन जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस्तेमाल की, पूरे साल इस्तेमाल की, और उस इस्तेमाल करने के बाद जितनी वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हुई है, जो कम हुई है, वो वैल्यू कितनी है वो निकल के इसके ज़रिए से आएगी, फार्मूले के ज़रिए से। तो इसमें जो फार्मूला है वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स। यहाँ लाइफ इन ईयर्स दिया हुआ है कि कितने साल तक वो मशीन वर्किंग करेगी बेहतरीन कंडीशन में। स्क्रैप वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं डिस्कस करके बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर यूज्ड इन दिस फार्मूला। 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। पहला फैक्टर कॉस्ट, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट, एसेट कॉस्ट विच मे बी गिवन, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, यहाँ 2 लाख रुपीज़ गिवन है आपको, जो ऑलरेडी आपको गिवन है कि आपने वो मशीन परचेज की है 2 लाख रुपए की, और मे बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोसेस, और या फिर जो हमने पिछला पार्ट 1 किया था उसमें हमने कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट की थी, या आप उस प्रोसेस से मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करें या आपको गिवन हो। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ आपका? सिंपल कि कॉस्ट वो कॉस्ट जो किसी भी एसेट की है जो या तो आपको गिवन होगी और या फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रोसेस के ज़रिए से। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप के जो वर्ड है स्क्रैप, बेसिकली उससे ही समझ में आ रहा है कि स्क्रैप क्या है। समझ लें कि अगर आसान से उर्दू में बात की जाए तो कचरा, या बिल्कुल ही ख़राब चीज़, कोई जो बेकार चीज़ समझ लीजिए। स्क्रैप मीन्स बेकार चीज़, उसको कहा जाएगा। तो दिस अमाउंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड अपॉन रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स। ये वो वैल्यू होती है जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि जब एसेट हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 साल लाइफ है, 10 साल लाइफ है, तो 10 साल गुजर जाएंगे और वो एसेट्स ख़त्म हो जाएगा। तो उस एसेट्स को जब हम सोल्ड आउट करने जाएंगे तो उसकी वो वैल्यू जो उसको सोल्ड आउट करने से हमें मिलेगी, दिस इज़ योर स्क्रैप वैल्यू। यानी कि चाहे आप उसको कबाड़े वाले को दे दें, चाहे इसको आप किसी भी हवाले से इसको एक्सचेंज करें,
तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी, और ये एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इतना आपने सोचा कि भाई 5000 स्क्रैप वैल्यू है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एसेट आपका 5000 में ही बिके। हो सकता है वो आपका 10,000 में बिक जाए, हो सकता है वो आपका 4000 में बिक जाए, हो सकता है वो 1000 का बिके। तो ये इसीलिए इसको हम एक्सपेक्टेड रियलाइज्ड वैल्यू कहते हैं, जो कि आपकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। इसके लिए जो अदर ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं स्क्रैप वैल्यू के लिए, वो है रेजिडुअल वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, सेल्स वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, और हाँ एक और नाम इसका होता है, आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू, यस, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, या फिर सेल्स वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि ये वो तमाम के तमाम वर्ड्स हैं जो सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब आपका एसेट यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर चुका होगा, आपने उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर लिया होगा, उसकी पूरी लाइफ आपने वर्किंग कर ली होगी उसकी लाइफ पे उस एसेट की, तो जब वो बिल्कुल ही ख़राब सूरत हाल में आ जाएगी, तो जब आप उसको सोल्ड करेंगे, जब उसको सोल्ड करते हैं उसके गुजरने के बाद, उसकी लाइफ गुजरने के बाद, तो फिर उसके बाद क्या वैल्यू आपको मिलती है, दिस इज़ योर स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और ट्रेड इन वैल्यू। इनके डिफरेंट नेम्स हैं, और डिफरेंट नेम्स किसी भी हवाले से आ सकते हैं कि डिफरेंट नेम्स आपके पास आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है स्क्रैप वैल्यू का, रेजिडुअल वैल्यू का या स्क्रैप वैल्यू का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, यानी कि स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू और सेल्स वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से। एक और चीज़ एमसीक्यूज़ के हवाले से यहाँ पर आई थी पीछे, जो कि मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन इज एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है। एक और चीज़ थी कि ये आपका एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकता है। लिहाजा यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थर्ड हमारा फैक्टर है एक्सपेक्टेड लाइफ। When the life of an asset is in numbers of years, अगर आपको इसकी लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में गिवन दी जाए, आपको दे दी जाए, तो हम उसको कहेंगे ये एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर्स है। यानी कि 4 साल इसकी लाइफ है उस एसेट की, या 5 साल लाइफ है, या 10 साल लाइफ है, या 50 साल लाइफ है। अमूमन जो हमारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो 50 ईयर्स तक की उसकी लाइफ होती है। तो ये 3 फैक्टर्स अहम थे, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू या लाइफ इन ईयर्स। ये इनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको और प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। हेडिंग आपने लिखी, उसका फॉर्मूला आपने मेंशन किया, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, और आपने लिखा डेप्रिसिएशन फॉर 2015 का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया। आपको कॉस्ट दी हुई थी 2 लाख रुपीज़ की, आपकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन थी 20,000 रुपीज़ की, 10 ईयर्स आपकी लाइफ थी, और लाइफ करने के बाद जब आपने इसको सॉल्व किया तो अमाउंट आपके पास निकल के आ रहा है 18,000 रुपीज़। यानी कि 18,000 रुपीज़ वो अमाउंट है जो इस पूरे साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकला है। एक अहम बात मैंने आपसे कहा था कि अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये मशीन कब खरीदी है, कितने महीने इस्तेमाल की, इसको हमने मशीन को कितने महीने इस्तेमाल किया, क्या हमने इसको पूरे साल इस्तेमाल किया, या आप किसी भी ईयर में चेक कर सकते हैं। तो अगर वो मशीन जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस्तेमाल हुई है तो हम 18,000 उसको चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वो मशीन कुछ महीने इस्तेमाल हुई है तो उस महीने में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के हवाले से हमने लिखा कि द मशीन इज़ यूज्ड फॉर मार्च टू दिसंबर, यानी कि जो मशीन हमने खरीदी थी उसको हमने मार्च में ख़रीदा था, मार्च 1 को ख़रीदा था, और दिसंबर में आके हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारी एक्सपायर्ड कॉस्ट कितनी आई है, मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारी एक्सपायर्ड कॉस्ट कितनी आई है, हमारा अमाउंट डेप्रिसिएशन कितना है। ये जो हमारे पास 18,000 अमाउंट निकला है, ये हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा साल मीन्स 12 महीने। और जो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो मार्च से लेके दिसंबर तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 2015 में, क्योंकि 2015 में आपने मशीन ख़रीदी थी और मार्च में ख़रीदी थी, लिहाजा आपने कुछ महीने ही इस्तेमाल किया इस मशीन को। तो जितने महीने आपने इसको इस्तेमाल किया है उतने ही महीनों का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 10 मंथ्स नॉट द होल ईयर, यानी कि पूरे साल का हम कैलकुलेट नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दिस मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स नॉट द होल ईयर। इसको हमने कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, हमने यहाँ दोबारा लिखा कि डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स, और 18,000 हमारे पास पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया।
और डिवाइड बाय 12 कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए किया कि मार्च से लेके दिसंबर तक 10 मंथ्स हमारे पास हो रहे हैं। लिहाजा अगर ये मशीन जुलाई में ख़रीदी होती, जुलाई 1 को ख़रीदी होती तो 6 मंथ होते। अगर अक्टूबर में ख़रीदी होती आपने तो ये 3 मंथ्स हो सकते थे। यानी कि डिपेंड करता है कि ये मशीन कब परचेज़ की गई है, कितने महीने हमने इस मशीन को इस्तेमाल किया, कितने महीने हमने इस मशीन को चलाया, कितने महीनों का हमारे पास एक्सपायर्ड कॉस्ट हुई है, इस मशीन की कितनी वैल्यू कम हो गई है हमारे इस्तेमाल करने से। लिहाजा यहाँ पर हमने देखा कि मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारे 10 मंथ्स हुए थे। हमने 10 मंथ्स का कैलकुलेट किया और हमारे पास अमाउंट निकल के आया है 15,000। यानी कि 2015 का डेप्रिसिएशन हमारे पास 15,000 निकल के आया है। हालांकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन था 18,000, लेकिन चूंकि हमने ये मशीन पूरे साल इस्तेमाल नहीं की, लिहाजा हमारे पास अमाउंट डेप्रिसिएशन का 15,000 निकल के आया है। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2016। और 2016 के लिए भी हमने सेम कॉस्ट अप्लाई की, सेम साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू इस्तेमाल की और 10 ईयर्स सेम लाइफ इस्तेमाल की और अमाउंट हमारा पूरे साल का निकल के आया है 18,000, जो कि पहले भी आ चुका है आपके पास 2015 में जब हमने पूरे साल का कैलकुलेट किया था। लेकिन 2015 में हमने क्योंकि पूरे साल मशीन इस्तेमाल नहीं की, लिहाजा हमने 10 मंथ में कन्वर्ट किया। लेकिन 2016 में आके हमने पूरे साल मशीन इस्तेमाल की, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल इस्तेमाल की गई है मशीन। लिहाजा ये 18,000 में कोई अमेंडमेंट नहीं होंगी। ये अमेंडमेंट भी उस वक्त नहीं होती जब आप ये मशीन जनवरी 1 को परचेज़ करते। अगर आपने ये मशीन जनवरी 1 को परचेज़ की होती तो यहाँ पर भी हम सिर्फ 18,000 का अमाउंट ही चार्ज करते, तो हमें ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हमने मंथ्स का कैलकुलेट किया, ये करने की ज़रूरत नहीं होती। ये उस वक्त किया जाता है जब हम मशीन किसी बीच में महीने में ख़रीदें, किसी बीच के साल के बीच के किसी महीने में ख़रीदें। 2016 का आपका 18,000 निकल के आया है। 2017 का इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, वही कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू एंड आपका 10 ईयर्स लाइफ कैलकुलेट किया आपने 18,000। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 18,000 2017 में है, 18,000 2016 में है और 2015 का जब हमने पूरे साल का चार्ज किया था तो वहाँ पर भी आपका 18,000 ही आया था। यानी कि इस मेथड के ज़रिए से हर साल हमारे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट निकल के आता है, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे हमने देखा कि ये तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास है, आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है और एडजस्टिंग एंट्रीज से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। फर्स्ट ईयर कॉमर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन के हवाले से एंट्रीज बनाई जाती हैं और बड़ी रटी हुई एंट्री होती हैं, बड़े आराम से बच्चे कर लेते हैं इसको कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट सिंपल एंट्रीज हैं। 2015 की मैंने रिकॉर्ड की, दिसंबर 31 की रिकॉर्ड की और हर साल की इसी तरह से रिकॉर्ड की जाएंगी। 15,000 की अमाउंट हमने रिकॉर्ड की क्योंकि हमारे पास 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन था, लेकिन चूंकि हम एडजस्टिंग एंट्री हमेशा दिसंबर 31 को पास करते हैं, लिहाजा जो डेट में हमारे पास अमाउंट जो डेट आएगी हमारे पास वो दिसंबर 31 की आएगी और जो अमाउंट आएगा वो हमारा 10 मंथ्स का आएगा क्योंकि हमारे पास मशीन थी ही नहीं 10 मंथ्स से पहले। अब आपने फर्स्ट जो 2015 था उसकी एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री पास की आपने दिसंबर 31 2016 की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरह 2017 की पास की आपने दिसंबर 31 की, डिसम्बर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक और बात ये ख्याल रखिएगा कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ तो मैंने थोड़ी जगह मेरे लिए कम थी तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया और डॉक्टर कि आपका समझ में आ रहा होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स क्या है कि जमा होते जाना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल का जमा होते जाना। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब भी यही है बेसिकली, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन किया जाता है कि अलाउंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इट, अलाउंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इट, दैट्स मीन कि आपको यहाँ पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का वर्ड ही इस्तेमाल करना है एंट्रीज में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। अमूमन हम एंट्रीज बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा वो भी, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री भी बनाई जा सकती है, लेकिन आपने बनानी है जब अलाउंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इट लिखा हुआ उसका मतलब है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को ही आपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। यह की एडजस्टिंग एंट्रीज थी
सिंपल, आपने तमाम तीनों सालों की रिकॉर्ड की। मैंने आपसे कहा था कि रिक्वायरमेंट में किसी एक साल की भी आ सकती है, लिहाजा अगर आपसे 2016 की पूछ ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री आप बनाएंगे, बाकी इन दोनों को आप इग्नोर कर देंगे। ये मैंने सारी इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आ सके कि हम हर साल की अलग अलग बनाते हैं। ऐसे हम नहीं कर सकते कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साथ कंबाइन करके लिख दें और अलाउंस से डेप्रिसिएशन एक साथ कंबाइन करके लिख दें। हम ऐसे नहीं बना सकते, हर साल की अलग अलग एंट्री पास होती है। रिक्वायरमेंट में अमूमन एक ही साल की या 2 साल की एंट्रीज पास करने के लिए आती हैं, लिहाजा डिपेंड करता है कि आपको किस साल की एंट्री पूछी गई है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3, वहाँ क्लोजिंग एंट्रीज हैं। क्लोजिंग एंट्रीज से भी आप यकीनन नो हाउ होगी, और क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर आपने क्लोजिंग प्रोसेस किया था फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपने इनकम समरी या एक्सपेंस रेवेन्यू समरी का अकाउंट यूज़ किया था तमाम के तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को क्लोज करने के लिए। यहाँ मैंने इनकम समरी का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और वहाँ पर आप ये करते थे कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते थे उन एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे और इनकम समरी को डेबिट कर देते थे। इसी तरह से आपके रेवेन्यूज़ जो होते थे तो रेवेन्यूज़ आप डेबिट करते थे और इनकम समरी को आप उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते थे। यानी कि इनकम समरी का अकाउंट वो अकाउंट होता था जिससे आप तमाम के तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को क्लोज करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोजिंग एंट्री बनती है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बनती है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नहीं बनती। ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहलाता है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब ये है कि ये वो अकाउंट है कि जब तक हमारे पास वो एसेट रहेगा वर्किंग कंडीशन में, उस वक्त तक हमारे पास ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी मौजूद रहेगा। इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, जबकि एक्सपेंसेस हर साल क्लोज होते चले जाते हैं क्लोजिंग प्रोसेस के ज़रिए से। लिहाजा जब एंट्री पास करते हैं हम अपने क्लोजिंग एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास होगी, कभी भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्लोज नहीं की जाएगी। अब आप यहाँ 2015 की देख रहे हैं। 2015 में December 31 को क्लोजिंग एंट्री आपने पास की, इनकम समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट आपने कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ डेबिट था, आपने यहाँ इसको क्रेडिट कर दिया, लिहाजा इसको आपने क्लोज कर दिया। किसके ज़रिए से क्लोज किया आपने? इनकम समरी के ज़रिए से, इनकम समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इसी तरह से आपको तीनों सालों की एंट्री बनाकर दिखाई मैंने आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी एंट्रीज बनाने के लिए आपके पास आए। रिक्वायरमेंट में मैंने आपसे कहा कि सिर्फ किसी एक साल की भी मांगी जा सकती है, यानी कि वो कह सकते हैं आपसे रिकॉर्ड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2016, या वो आपसे कह सकते हैं कि रिकॉर्ड इन क्लोजिंग एंट्री फॉर 2015। तो 2015 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 15,000 वाली एंट्री बनाएंगे, इसके अलावा एंट्री बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा है। आगे चलते हैं और आगे हमारे फोर्थ रिक्वायरमेंट, और फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमारे पास है पार्शल बैलेंस शीट। पार्शल का मैंने आपको मतलब बताया कि पार्शल मीन्स एक बैलेंस शीट जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट है उसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि हमें नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने तीनों सालों की अलग अलग बनाई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे तीनों सालों की पूछें, वो आपसे किसी एक साल की पूछ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी है। मैंने तो एक सपोज किया हुआ नाम लिख दिया, ABC इंटरप्राइजेज, या आप जो भी नाम आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट का वर्ड लिखेंगे। बैलेंस शीट को के आगे आपको पार्शल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट होती है, चाहे वो क्लासिफाइड हो, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो पार्शल हो। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो आप वर्किंग कर रहे होते हैं वो उसको क्लासीफाई करती है कि ये किस टाइप की बैलेंस शीट है। एज ऑन December 31, 2015 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और यहाँ हमने देखा कि मशीन फिक्स एसेट हमारे पास लेफ्ट साइड पर रिकॉर्डेड होते हैं और इक्विटीज़ हमारे पास क्रेडिट साइड पर रिकॉर्डेड होती हैं। इस क्वेश्चन के हवाले से हमें यहाँ पर फिक्स एसेट्स के हवाले से सिर्फ और सिर्फ मशीन का अमाउंट गिवन है। हमने यहाँ मशीन की कॉस्ट लिखी 2 लाख रुपीज़। 2015 में आपने अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन लिखा है 15,000 ओनली, क्योंकि आपने 10 महीने इस्तेमाल किया था उस मशीन को, तो आपकी मशीन कितनी एक्सपायर्ड हो चुकी है, कितनी उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, वो वैल्यू जो कम हुई है आपकी वो 15,000 है। अब आपकी वैल्यू की जो वैल्यू रह गई आपकी एसेट की वो है 1,85,000। दिस इज़ कॉल्ड योर बुक वैल्यू। ये भी आपके MCQs में आ सकता है कि मशीन लेस अलाउंस डेप्रिसिएशन इज डैश, या बुक वैल्यू हम किसे कहते हैं, मशीन या फिर एसेट लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू व्हाट इज़ दिस। तो क्या होगा ये? तो बुक वैल्यू हमेशा जब आएगी जब आप मशीन में से या किसी भी फिक्स एसेट्स में से उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे बुक वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ बुक वैल्यू आपके सारी 85,000
इक्विटीज़ की साइड पर हमारे पास कोई चीज़ गिवन नहीं थी, लिहाजा यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन बनाना हमें इसी तरह पे है जैसे कि हमने क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन उसका एक पोर्शन ही है यहाँ पर, और फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स का पोर्शन है। जो एक ही एसेट गिवन था हमारे पास वही हमने एसेट यहाँ पर लिख लिया है और उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। नेक्स्ट ईयर की तरफ हम आते हैं 2016 में हमने देखा कि हमारे पास मशीन की कॉस्ट तो सेम है, जो हमारे पास कॉस्ट ऑलरेडी गिवन थी वही कॉस्ट है, और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो हमने माइनस किया, अब हमारे पास 2016 में आके कितनी वैल्यू कम हो चुकी है डेप्रिसिएशन की। तो कितनी वैल्यू कम हो चुकी है हमारे पास डेप्रिसिएशन की? पहले साल में 15,000 कम हुए थे, दूसरे साल में 18,000 कम हुए, दोनों मिला के हमारे पास बने हैं 33,000। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके पास जो 2015 का डेप्रिसिएशन जो था आपके पास, यानी कि जो आपकी वैल्यू कम हुई थी वो 15,000 थी। नेक्स्ट ईयर में आपके पास 18,000 कम हुई, और इस तरह से दोनों ईयर्स को मिला के जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बना आपका वो 33,000 बना। इस यानी कि अगर आपसे वो पूछे रिक्वायरमेंट में कि प्रीपेयर बैलेंस शीट फॉर 2016, तो 2016 का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ 33 की जगह पे आप 18,000 लिख दें, कि यानी कि 2016 में सिर्फ 18,000 ही हमने चार्ज किया था तो हम 18,000 ही यहाँ लिख देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि हम यहाँ अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ये हर साल का जमा होता चला जाता है। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब 2016 में आके कितना डिप्रिसिएशन जमा हो चुका है, कितना एक्सपायर्ड कॉस्ट हो चुकी है, कितनी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो चुकी है एसेट की। लिहाजा दोनों मिलाकर हमने माइनस किए, यानी कि 15,000 और 18,000 को मिलाकर माइनस किया हमने यहाँ पे, तो अमाउंट हमारी बुक वैल्यू आई है 1,67,000। इसी तरह से थर्ड ईयर का हमने बनाई बैलेंस शीट, और थर्ड ईयर मीन्स 2017 की बैलेंस शीट बनाई, और उसमें भी हमने देखा कि मशीन की कॉस्ट तो सेम ही है, लेकिन अब हमारे पास अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमने 3 साल वो मशीन इस्तेमाल कर ली। पहले साल में 15,000, दूसरे साल में 18,000, तीसरे साल में फिर 18,000, तो तीनों डेप्रिसिएशन मिलाकर एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो बना है आपका वो 51,000 बना है, और जो आपकी बुक वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1,49,000। वो आपसे रिक्वायरमेंट में यही पूछ सकते हैं कि प्रीपेयर बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2017। तो 2017 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 2 लाख में से आप सिर्फ 18,000 माइनस करें जो उसका डेप्रिसिएशन निकल के आया था। वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस थे, हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मीन्स हर साल का जमा होते जाना। कितने साल आपने डेप्रिशिएट का एसेट को, अब आपकी वैल्यू एसेट की कितनी डिक्रीज हो चुकी है, तो 51,000 आपकी डिक्रीज हो चुकी है एसेट की वैल्यू। अब वैल्यू क्या हो गई है एसेट की, वो है 1,49,000। इस तरह हमने 1,49,000 को माइनस करके निकाला। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि इन्होंने 2017 का पूछा है तो यहाँ 18,000 आ जाएगा। यहाँ 18,000 किसी सूरत नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। दैट इज़ 3 साल का मिलाकर बनता है 51,000। 15,000 पहले साल का, 2015 का 15,000, 2016 का 18,000, 2017 का 18,000, ये सारे के सारे डेप्रिसिएशन मिलाकर हमारे पास बनते हैं 51,000। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। दैट इज़ आवर लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पार्ट। इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि लेजर अकाउंट बनाना है आपको टी फॉर्म में। टी फॉर्म को हम स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं। अगर वो आपसे कह देंगे लेजर अकाउंट इन स्केलेटन फॉर्म, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेटन फॉर्म मीन्स टी फॉर्म, इनके टी अकाउंट की शक्ल में हमें बनाने हैं, और अमूमन टी अकाउंट ही बनाने होते हैं। अगर वो सिर्फ लेजर अकाउंट भी आपसे कहते हैं, इसका मतलब है कि टी अकाउंट बनाने हैं आपको। या अगर वो लेजर का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते और कहते हैं आपसे कि प्रीपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट एंड अलाउंस डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो दैट्स मीन कि वो टी अकाउंट ही आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ 3 किस्म के आपको 3 किस्म के टी अकाउंट बनाने हैं जो कि स्केलेटन फॉर्म कहलाते हैं। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था किसी लेक्चर में कि लेजर अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, एक टी फॉर्म में यानी कि जिसको हम स्केलेटन फॉर्म कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका एक पूरा परफॉर्मा होता है, और परफॉर्मा के ज़रिए से एक पूरा शेड्यूल बनाया जाता है, उसके ज़रिए से हम उसको कैलकुलेट करते हैं या उसको उसके अंदर पोस्टिंग करते हैं। यहाँ हमने 3 टी अकाउंट्स बनाने हैं, एक मशीन का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। यहाँ तीनों सालों का बनाना था। लिहाजा 3 सालों के बनाने के लिए आपको March 1 में जो कॉस्ट गिवन थी सेम एज इट इज़ वही आपने 2 लाख रुपए लिख दी। यहाँ पर सिर्फ पोस्टिंग करनी है आपको, इसकी क्लोजिंग या ओपनिंग या आपका इसका बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर पोस्टिंग के ही हवाले से आपके रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा होता है, लिहाजा आप सिर्फ यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ लिख देंगे पोस्टिंग के हवाले से।
तो मशीन का टी अकाउंट तो सिंपल बहुत ही आसानी से बनाया जाता है कि सिंपल आपको कॉस्ट लिखनी होती है इधर। अगर आपने मशीन की कॉस्ट खुद भी कैलकुलेट की है एक प्रोसेस के ज़रिए से तो भी आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पर आप कैश प्राइस वाली कॉस्ट लिख सकते हैं और साथ में फिर अदर कॉस्ट जो आपने शामिल की थी वो यहाँ पर कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आपकी मिलकर वही अमाउंट देगी जितने की आपने वो मशीन परचेज़ की है, नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकल के आएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हवाले से हम देखते हैं टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हर साल क्लोज होते चले जाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारी इनकम कितनी हुई है, हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने एक्सपेंसेस थे, कितने रेवेन्यूज थे और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना निकला है। ये चेक करने के लिए हमें सबको क्लोज करना होता है। तो यहाँ हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को पहले एडजस्टिंग एंट्री के जरिए से पोस्टिंग की 15,000 और फिर क्लोजिंग एंट्री के जरिए से हमने इसको 15,000 क्लोज कर दिया। यानी कि इस टी अकाउंट में 2015 में कोई CD बैलेंस BD बैलेंस नहीं बचेगा। नेक्स्ट ईयर देखते हैं हम 2016 में भी आपने 18,000 की पोस्टिंग की और एडजस्टिंग एंट्री के जरिए से पोस्टिंग की आपने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट साइड पर आपने डेबिट साइड पर लिखा है यहाँ पर, और क्लोजिंग एंट्री पास की आपने December 31 को ही 18,000, तो यहाँ पर भी कोई आपका CD और BD बैलेंस नहीं निकलेगा, इसको भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं 2017 पे, और जो भी आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था डेबिट साइड पर वो आपने लिखा, क्लोजिंग एंट्री में आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड पर वो आपने लिखा। लिहाजा यहाँ पर भी कोई बैलेंस आपके पास रिकवर नहीं हुआ कि जो आप आगे इसको फॉरवर्ड करते या आगे नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में इसको कन्वर्ट करते। लिहाजा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा अकाउंट है जिसको हर साल क्लोज होते चले जाता है जो, और जहाँ पर CD और BD बैलेंस के हवाले से कोई अमाउंट नहीं बचता। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टी अकाउंट है। अमूमन ज़्यादातर रिक्वायरमेंट में आपसे यही टी अकाउंट पूछा जा रहा होता है, दैट इज़ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट को बनाने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्री के जरिए से रिकॉर्डिंग की। 2015 में आपने एडजस्टिंग एंट्री पास की, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया 15,000 से, आपने इसको बैलेंस किया, बैलेंस करके 15,000 ही निकला, ये सिर्फ 15,000। लेकिन चूंकि आपके क्रेडिट साइड पर कोई चीज़ नहीं थी तो बैलेंस आपका निकल के आएगा CD बैलेंस को हम कहेंगे 15,000, क्योंकि हमने यहाँ इसको क्लोज नहीं किया, ये बैलेंस हो गया फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में हमने कन्वर्ट किया, जनवरी आ गया, जनवरी लिख दें, यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस लिख दें या BD बैलेंस लिख दें, बात एक ही है। हमने BD बैलेंस के तौर पे देखा कि 15,000 जो है वो पिछले साल का था। अब हमने एडजस्टिंग एंट्री जो पास की है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट किया है 18,000 से, जो हमने 18,000 से रिकॉर्ड किया है। तो अब हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 33,000 आया है अमाउंट, लेकिन क्रेडिट साइड पे यहाँ पर कोई अमाउंट गिवन नहीं था। लिहाजा जो हमारे पास CD बैलेंस बचा, जो बैलेंस आया इस अकाउंट का वो 33,000 आया, जिसको हमें नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। इसको हमने बैलेंस किया, बैलेंसिंग किया 33,000 को, यहाँ पर भी 33,000 को बैलेंसिंग किया और नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट किया, और नेक्स्ट ईयर में BD बैलेंस लिखा हमने यहाँ, या आप जनवरी लिखें यहाँ पे, या आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख दें, जो आपको याद हो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और अब आपके पास जो बिगिनिंग बैलेंस है 2017 से पहले तक का वो है 33,000। 2017 में फिर आपने एडजस्टिंग एंट्री पास की और आपने एडजस्टिंग एंट्री के जरिए से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया 18,000। अब आपके पिछले सालों का 33,000 था और इस साल का आपके 18,000 है, तो टोटल मिला के 51,000 हो गया, जिसको आपने बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद 51,000 आपने CD बैलेंस इसका निकाला और फिर उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। अब अगर 2018 का भी वो मांगते हैं या आपसे कहते हैं कि ओपनिंग भी दें आप इसकी, तो सिंपल आपने इस 51,000 को यहाँ BD करके या ओपनिंग करके या जनवरी लिख के यहाँ पर इसकी पोस्टिंग आप कर देंगे। और इसी तरह से 2017 के बाद 2018 का अगर मांग रहे हैं तो आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे, 2019 का मांगेंगे तो वो ऐड कर लेंगे। इस तरह से जितने सालों का भी वो आपसे टी अकाउंट मांगते हैं वो आप ऐड करते चले जाएंगे। तो बेटा ये आज का हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट, और इस पार्ट में मैंने कोशिश की थी कि तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से कंप्लीट कर दूँ, और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। I will be very appreciate your feedback on this training. Please for any query or comments below I will respond. Inshallah. Thank you for watching.